हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो हमारा लेक्चर है ये एमसीक्यू का सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले जो टॉपिक्स थे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट। चार ऑप्शन दिए हैं, फॉर एनी एक्स फॉर गिवन जेड, फॉर एनी वाई फॉर गिवन जेड, फॉर एक्स बाई प्लेन फॉर गिवन जेड, ऑल ऑफ दीज। देखो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है अलोंग द जेड एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन पर अगर मैंने कहा ये जेड एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई है, एक्स वाई प्लेन पर हमारे सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, ठीक है। तो फॉर फिक्स जेड एक्स भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वाई भी होगा और एक्स वाई भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे अगर एक्स पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई जेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते, और वहाँ पर क्या होता हमारे वाई प्लेन, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस और बाई जेड दोनों ही हमारे क्या होते हैं, तीनों हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो 24 क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ऑप्शन, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब देखो यहाँ मैंने बता रखा ऑलरेडी, क्लास में जब पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे। तो पहला ऑप्शन तो सही है, आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है इसने, शार्प एजेस, शार्प एज जो है ये हमारा, तो शार्प एज पर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो हमारे सरफेसेस क्राउडेड होंगे। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कांस्टेंट पोटेंशियल है, वी कांस्टेंट है, तो आपने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर, ये पढ़ा है। अब कांस्टेंट पोटेंशियल, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। यस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी हमारा उस रीजन के अंदर कितना होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ई और बी के बीच में जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट, ये भी करेक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो dV ओवर dr से पता चलता है। तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड पोटेंशियल आर फार अपार्ट, नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्लोजर पोटेंशियल सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री ऑलवेज। नेक्स्ट देखो, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q इज जीरो। अब यहाँ क्या बोला है इसने, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम P टू, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कोई सा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया P है, एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया Q है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क कैसे निकालते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्विसेज हैं। इक्विपोटेंशियल सर्विसेज होंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इट मीन्स वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हेंस बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो
द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 400 किलोवोल्ट with respect to the surface of the earth, corresponding to an electric field that decreases with the altitude. Near of the surface of the earth, field is about this, but still don't get electric shock as we set out of our houses in the open because. अब इसमें ये बोला कि टॉप ऑफ द लेयर पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर इतना किलो वोल्ट का पोटेंशियल होता है, और अर्थ सरफेस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ 100 वोल्ट पर मीटर। तो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इसने 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। आवर बॉडी इज़ परफेक्ट इंसुलेटर, शॉक क्यों नहीं लगता उसका रीज़न बताना है। आवर बॉडी एंड ग्राउंड फॉर्म एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस हमारी बॉडी और ग्राउंड, हम ग्राउंड पे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है ग्राउंड के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बिकॉज वहाँ पर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो डेल्टा वी विल बी ज़ीरो, डेल्टा वी विल बी ज़ीरो, इट मीन्स देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पी एज शोन इन फिगर। ये हमारा पॉइंट चार्ज है एज शोन इन फिगर। बी ए बी 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 सी बी द पोटेंशियल एट ए बी सी करेक्टली रेस्पेक्टिवली। देन अब आपको बताना है कि ए बी सी तीनों में से कहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना कितना होगा। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पी, यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन पॉइंट्स पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ए बी सी, अब इसकी वजह से ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसमें हमें पोटेंशियल बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर बी ए ये हमारा सरफेस पर रखा है, बी बी हमारा सरफेस पर रखा है, ये बी सी है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, बी ए और बी, इसको सी को जब हम कंपेयर करेंगे सी को, तो बी सी जो होगा वो बी से ग्रेटर होगा, ठीक है, बिकॉज ये डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है। एंड ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बी सी इज ग्रेटर देन बी बी, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, ये नहीं होगा, ठीक है। बी बी इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी से ग्रेटर देन नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। बी ए इज इक्वल्स टू बी सी, ये भी नहीं हो सकता। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिकॉज ये पॉइंट हमारा कम डिस्टेंस पर है, कम डिस्टेंस होगी तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन कैरिंग अ चार्ज क्यू वंस अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर इज। अब ये हमारा अराउंड अ सर्कल मूव कराना है। एक क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, स्मॉल क्यू चार्ज हमें पूरा कंप्लीट राउंड लगाना है। तो कंप्लीट राउंड लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह सेम होगा, हर जगह सेम होगा। इट मीन्स डेल्टा बी विल बी जीरो, और डेल्टा बी अगर जीरो होगा इट मीन्स वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें क्या बोला, टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल बी। लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी वो क्या होगी, U इज इक्वल्स टू बेसिकली W, और W इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या है, लोअर से हायर जा रहा है, इट मीन्स हायर माइनस लोअर करूँगा मैं, V हायर माइनस B लोअर करूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस 4 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोकुलाम माइनस विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -5 सेंटीमीटर 0 5 सेंटीमीटर 0 रेस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अमाउंट ऑफ वर्क पूछा, इसका मतलब सिंपली हमें क्या करना है, W निकाल देना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल देनी है। कैसे निकलेगी, K Q1 Q2 अपॉन R। अब K हमारा हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶,
-3 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 5 and 5 10, तो 10 इंटू 10 का पावर -2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 6 6 12, 12 से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 10 इधर, तो इसका मल्टीप्लाएंगे 4 इंटू 3 अपॉन 10 और ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -12 2 एंड -1 बचेगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, ये 9 यहाँ 9 रखना है आपको, 9, दिस इज़ व्हाट 9 नॉट 4। सो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -2। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 एंड 10 इंटू 10 का पावर -2, सो समवेयर अराउंड 1.08 एंड 1.08 with negative sign it means it will be around माइनस का 1.1 जूल। क्लियर। सो ये हमारी वर्क डन होगा जो रिक्वायर्ड होगा। इसमें देखो 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नाइनोकुलम एंड -2 नाइनोकुलम, वन प्लेस्ड एट दिस and x centimeter in the region of space where there is no other external field, the electrostatic potential energy is this microjoule। ये माइक्रोजूल है, माइनस का 0.5 माइक्रोजूल है ये। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखो U दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है Q1 Q2 अपॉन R। R यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक्स एक्सिस पर ही है दोनों। एक चार्ज रखा है 2 0 0 पर, एक रखा है x 0 0 पर, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x -2। तो r की जगह x -2 लेना, ये हो जाएगा माइनस का 0.5, माइक्रो को कुलाम में चेंज कर लेना, कि 9 इंटू 10 का पावर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा Q1 कितना 5 नैनो कुलाम को कुलाम में चेंज कर लो, -2 इसको भी कुलाम में चेंज कर लो, अपॉन r हो गया x -2। अब इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर। यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्वार्क मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ 1 अप क्वार्क एंड ऑफ चार्ज 2/3e and 2 down quark of charge minus का 1/3e। if they have a right angle configuration, they have triangle configuration with side length of this, then electrostatic potential energy। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है ये बताना है। अगर हम यहाँ पर Q1 Q2 Q3 लेते हैं तो आपने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। ये डिस्टेंस है में, चार्जेस हमारे थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से E कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो E/9 तो सभी से कॉमन आएगा, K तो है ही बाहर, R भी हमारा सेम है तो R भी यहाँ पर कॉमन ले लो, 1/R। यहाँ बचेगा कितना, जो भी यहाँ पर हमारा Q1 Q2 होगा, तो एक Q1 Q2 आपने देखा है, तो एक हमारा अप क्वार्क है 2/3 होगा, इधर होगा हमारा माइनस का 1/3, इधर होगा माइनस का 1/3। तो ये वाला पेयर जब बनेगा तो E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर बाहर ले लिया। यहाँ ये वाले पेयर में 1/3, तो 1/3 में -1 तो +1 हो जाएगा। इस वाले पेयर में -2, इस वाले पेयर में -2। इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेना, देन राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या हमारा आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पोटेंशियल एनर्जी इज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये क्वेश्चन है हमारे। इसमें क्या बोला, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब P से Q लेकर जा रहे हैं, ठीक है।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P से Q लेकर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम वर्क डन हमारा कौन से पाथ में होगा। इसमें क्या बोला कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू Q इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो देखो जरा, मिनिमम वर्क इज डन इन केस ऑफ पाथ 2, मैक्सिमम वर्क इज डन इन केस ऑफ पाथ 1, वर्क डन इन सेम इन ऑल 3 पाथ्स, वर्क डन इज 0 इन केस ऑफ पाथ 2। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है हमारा, ये कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हमारा, ये कंजर्वेटिव होता है। इट मीन्स इसकी वजह से जो वर्क किया जाएगा, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं है। हेंस कोई सा पाथ आप देख लो, सारे पाथ पर जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इन ऑल द पाथ्स विल बी सेम। नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क P क्रॉस E इज अप्लाइड। यस, P क्रॉस E टॉर्क अप्लाई होता है, ठीक है, करेक्ट है ये। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज P डॉट E, ये नहीं होता, माइनस P डॉट E होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉर्क होता है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P डॉट E। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ये सही है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0, ये करेक्ट है, रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। तो ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, a molecule of substance has a permanent electric dipole moment of magnitude this, a mole of this substance is polarized by applying a strong electrostatic field of magnitude this, the direction of the field changed by 60 degree, the heat released by the substance in the aligning its dipole new direction to the field। तो पहले आपको क्या करना है, पहले जो इनिशियल एनर्जी थी वो निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी कैसे निकली, P cos थीटा से, माइनस का P cos थीटा, W या एनर्जी जो भी है आप निकालो। P हो जाएगा हमारा Q इंटू 2A इंटू E, और cos 0 हो जाएगा क्योंकि हम उसको अलाइन करेंगे 60 डिग्री पर बाद पे, ठीक है। दूसरी बार क्या हो जाएगा, हमने इसको वही सेम माइनस का Q इंटू 2A E cos 60 तक अलाइन करा। तो अब ये U1 था, ये हमारा U2 था। रिक्वायर्ड वर्क डन पूछा है तो कितना, U2 माइनस U1 कर दो। इसमें से Q इंटू 2A इंटू E तो कॉमन आ गया, ये हो गया cos 60 माइनस cos 0। तो Q हमारा कितना है, Q दिया हुआ है कितना, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, P दे रखा है पूरा, P दे ही रखा है, तो यहाँ P इसकी वैल्यू पूरी दे रखी है कितनी, 10⁻⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10⁻7, ठीक है। अब cos 60 हो जाएगा 1/2 -1, तो कितना हो जाएगा ये, एंड -3 हो जाएगा 10⁻23, एंड 1/2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी 1 माइनस का 1/2, और यहाँ माइनस तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि माइनस दोनों में, तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर। सो यहाँ माइनस चलता रहेगा, राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻⁻23, ये आ रहा है। यहाँ क्या बोला था, हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग द डायपोल अलोंग इट्स न्यू डायरेक्शन टू द फील्ड, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट इसमें क्या है, इसमें 10⁻23 तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये वैल्यू जो है हमारी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की जो वैल्यू है, इट मे बी इनकरेक्ट, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको 10⁻⁻23 मिल रहा है, यहाँ 23 नहीं है, राइट। सो इसको एक बार रीचेक कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर हैविंग दिस चार्ज 3 × 10⁻³ placed at 60 degree with respect to the uniform electric field experiences a torque 6 Newton meter, potential energy of the dipole is, U निकालना है। तो U क्या होता है, PE cos थीटा
और टॉर्क दे रखा है, ये होता है माइनस का पी कॉस थीटा, ये होता है पी साइन थीटा। तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, सिंपली टॉर्क दे रखा है तो u अपॉन टॉर्क कर दो, तो p से p कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, सो u विल बी माइनस टॉर्क इनटू cot 60, cot क्योंकि थीटा हमारा 60 डिग्री है, 60 एंड cot 60 ये हमारा 6 हो गया माइनस का, इंटू cot 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हमारा होता है √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 जब देखोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी -6 इंटू 2/√3, इसको आप मल्टीप्लाई करो √3 अपॉन √3 से, तो ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4√3 आ जाएगा हमारा, 4√3 बिकॉज 3 एंड 2√3, तो यहाँ से आपको ये 4√3 मिलना चाहिए माइनस का, बट यहाँ पर लेंथ दे रखी है, ये आपको हमें चार्ज दे रखा है, बट क्वेश्चन इज दैट PE cos थीटा PE साइन थीटा, तो यहाँ पे ये 4√3 आना चाहिए माइनस का, बट यहाँ ऑप्शन है हमारा 2√3, सो -2√3 आंसर आना चाहिए। -2√3 हमारा कहाँ से आएगा, 3 इंटू 10⁻³ ये दे रखा है चार्ज, एंड डायपोल लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है Q इंटू 2a निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये थीटा एंगल रोटेशन का है और ये भी थीटा एंगल रोटेशन का है, सो अकॉर्डिंग टू दिस cos थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा cot बन जाएगा, बिकॉज u अपॉन टॉर्क किया हमने, तो cot 60 हमारा कितना हो गया, cot tan 60 जो होता है हमारा tan 60 √3/2, दिस इज tan 60, तो cot 60 कितना हो जाएगा, नहीं √3 होता है नॉट 2, तो cot 60 हमारा कितना, ये यहाँ पर 2 नहीं आएगा, दैट्स वाई देयर इज रॉन्ग आंसर, सो यहाँ ये 2 नहीं होगा, सो यहाँ पर 2√3 आएगा आंसर, करेक्ट। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड हमारा ये ऑप्शन है, तो इफ अ कंडक्टर हैज पोटेंशियल B इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड, देन एक कंडक्टर है, इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 नहीं है, तो अब क्या होगा, अगर इसका पोटेंशियल 0 नहीं है, इट मीन्स व्हाट, देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ और इनसाइड इटसेल्फ, देयर कान बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पर आउटसाइड कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स ये जो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर आ रहा है, ये सरफेस के ऊपर जो आ रहा है पोटेंशियल, या तो कंडक्टर में तो चार्ज ऊपर ही लाई करता है, लेकिन अगर ये हॉलो कंडक्टर है, अगर ये हॉलो कंडक्टर एक पॉइंट चार्ज अंदर रख दिया इसके, तो उसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है, और अगर सिर्फ कंडक्टर है तो इसके सरफेस पर चार्ज होगा, सो ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, इफ ए कंडक्टर हैज नॉन जीरो पोटेंशियल और आउटसाइड चार्ज है नहीं, इसका मतलब उसके सरफेस पर चार्ज होगा, क्लियर। अब कंडक्टर है तो कंडक्टर पर तो सारा चार्ज सरफेस पर ही लाई करता है, तो देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पर ये कंडक्टर इसने हॉलो या फिर सॉलिड बोला नहीं है, तो इनसाइड, तो जब अगर सॉलिड है तो इनसाइड चार्ज हो ही नहीं सकता, बट अगर हॉलो कंडक्टर है तो अंदर भी चार्ज की पॉसिबिलिटी है कि आपने एक पॉइंट चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है। देयर कैन बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो सी ऑप्शन भी करेक्ट बन रहा है और ए के भी चांसेस हैं, ठीक है, बट हम इसको अभी ये मान के चल रहे हैं कि दैट कंडक्टर इज
सॉलिड, सो दैट्स वाई सारा चार्ज कहाँ होगा, ऑन द सरफेस होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स फॉर परफेक्ट कंडक्टर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर का सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है ये भी। एंड द चार्ज कैरीड बाय द मेटेलिक स्फीयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, ये करेक्ट नहीं हो सकता। चार्ज कैरीड बाय द मेटेलिक स्फीयर is always uniformly distributed over its surface, uniformly distributed, and none of these. So which of the statement is false for the perfect conductor? तो C is false, उसका रीजन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द शेप, राइट। नेक्स्ट देखिए 42. Consider two conducting spheres R1, R2. R1 is greater than R2. If the two are at the same potential and larger sphere has more charge than the smaller sphere, then surface charge density of smaller sphere is less than that of larger sphere. अब देखो surface charge density का कॉन्सेप्ट इसने बोला है, तो surface charge density का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसने कहा कि भाई जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है, पोटेंशियल हमारा क्या है, सेम है, और R1 ग्रेटर देन है R2। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो स्फीयर्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R2। तो यहाँ से हमें Q1 अपॉन Q2 का रेशियो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, R1 अपॉन R2। Q1 अपॉन Q2 का रेशियो में क्या मिल गया, R1 अपॉन R2। और सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो में क्या मिल जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन Q2। 4 पाई से 4 पाई गया, यहाँ से आप देखोगे Q1 अपॉन Q2 आ गया, इंटू ये हो गया R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो यहाँ Q1 अपॉन Q2 है, R1 अपॉन R2 इंटू ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, R1 से R1, R2 से R2, और ये हमें मिलेगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, ठीक है। मतलब इन्वर्सली डिपेंड है, सिग्मा 1 यहाँ है और ये R1 1 अपॉन नीचे है। इट मीन्स जिसका साइज ज़्यादा है उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, ये रिलेशन आ रहा है। तो साइज ज़्यादा किसका है, R1 का। इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज लेस देन द लार्जर स्फीयर, नो। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर मोर, छोटी रेडियस का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r, बोथ हैव सेम चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma. If they are brought in contact and separated, the new charge surface charge densities on the each sphere are respectively. तो सिंपल इसमें क्या करना है, सिग्मा जो है वो कितना होगा, 4 पाई क्यू, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा इज इक्वल्स टू, बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई R Q1 मान लो, ठीक है। एंड दूसरा सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर, ठीक है। ये सिग्मा हो गया, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 पाई 2R का स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 पाई तो 4 पाई गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 आ गया अल्टीमेटली, ये चार्ज का रेशियो मिल गया। अब इसने कहा कि व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, तो जब इनको कॉन्टैक्ट कर दिया गया और सेपरेट कर दिया गया तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पहले एक का पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 अपॉन
R, दूसरे का क्या होगा V इज इक्वल्स टू के Q2 अपॉन 2R। जब कनेक्ट किया गया तो पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स के Q1 अपॉन R इज इक्वल्स टू के Q2 अपॉन 2R। मैं यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन 2, ये हो गया आफ्टर कनेक्टिंग ये रेशियो हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा चार्ज हमारा हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा देन सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी Q अपॉन न्यू चार्ज। अब कनेक्ट करेंगे तो ये न्यू चार्ज, यहाँ पर न्यू चार्ज हो जाएगा, ये सेम चार्ज नहीं रहेगा, ये न्यू चार्ज हो जाएगा। सो न्यू चार्ज इज दिस, राइट, Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, Q न्यू वाला चार्ज अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ से एक निकलेगी। दूसरी वाली क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा 1 हो गई, ये सिग्मा 2 हो जाएगी। Q2 Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम अपॉन 4 पाई 2R का स्क्वायर। Q1 प्राइम ऐसे रहने दो या Q1 प्राइम की जगह रख दो, ये Q2 प्राइम अपॉन 2 यहाँ रखोगे तो आपको अपने आप ही यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपको इस Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, फिर इनको कंपेयर करना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कंपेयर करना है। देन टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द, ये डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पोलर हो जाएगा, तो पोलर आप देखो HCl पोलर है, नॉन पोलर ये सारे नॉन पोलर है, ठीक है। HCl हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। CO molecule is not a polar। H2O is non-polar molecule, ये polar है। and dipole at large distance varies 1 upon r square, ये भी dipole field 1 upon r cube पर वेरी करता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इन्फिनाइट, सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। When air is replaced by the dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by the distance। F का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप जानते हो न्यू फोर्स जो होगा F अपॉन K टाइम्स हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा K टाइम्स, सो डिक्रीजेज बाय K टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये हम लोगों ने बेसिकली 47 तक कवर अप हो गया, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन तक बेसिकली कवर अप हो चुका है, ठीक है। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग कैपेसिटर्स से रिगार्डिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 47 क्वेश्चंस तक कवर अप कर लिया है, इससे आगे का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।